जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लूसेंट से इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था का निचोड़ लेकर के आया हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। क्या मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम उल्लिखित है, भारत और इंडिया। क्या? भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती। किसमें? भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। आपको ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रबुद्ध संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में भारत एक प्रबुद्ध संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना कब लाई गई? तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लाई गई। कब? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लाई गई। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 को आरंभ किया गया। कब? सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है अप्रैल 2005 में शुरू हुआ। कब? अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। कौन सी? कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील जो विश्व की है वो है बैकाल झील। क्या? बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। कौन सी? वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा स्थल है। क्या? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में होता। कहाँ? क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित हैं। किससे? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। क्या? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने?
स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या? महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो हम बात करेंगे पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। क्या? कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो एक गोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित। किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से गोलीय इकाई संबंधित है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संबंधित है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। क्या? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वो प्लाज्मा होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है। कहाँ से? धमनी से। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप जो है बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो सामान्य शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह, किसकी तरह? पंपिंग स्टेशन की तरह है सामान्य शरीर में हृदय का कार्य। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन जो है 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है प्लीहा करता है। क्या? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है, आपको ध्यान रखना है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, आपको ध्यान रखना है। रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी? 9। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर जो है 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5-5। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी? कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ पूछा जाता है? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। कौन? हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुआ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। क्या? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था।
जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कौन? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। किसने? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। कौन? खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो वो 5 होगा और राज्यसभा 6 होगा। आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। किस सदन में अध्यक्ष का उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में अध्यक्ष का उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा में। आपको ध्यान रखना है राज्यसभा में किसी में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय किससे अनुमानित होती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी गठबंधन द्वारा अनुमानित होती। किससे? भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी गठबंधन द्वारा अनुमानित होती है। अगला प्रश्न है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार राइट आंसर होगा। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार राइट आंसर होगा। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ड्रेन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि, आय गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। कौन? पीसी महालनोबिस। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कब? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 1919 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 1919 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन है। कौन सा? नागार्जुन भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ? काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।